हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी को पता है कि एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए जो हमें तैयार करना है वो है हमारी बुक से क्वेश्चंस। तो बुक से जो क्वेश्चंस हमें रेडी करने हैं ना, उनमें करने के लिए हमारे पास है क्या। सबसे पहले ये समझिए कि उसमें दो तरह के प्रश्न थे, एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरे सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की बात अगर करें तो वो तो हमने आपको करा दी है, जो कि हमारी सिर्फ स्पर्श बुक से आ रहे थे, जिसे हम कंप्लीट करा चुके हैं। और अगर हम बात करें अब वर्णनात्मक प्रश्नों की, तो वो हमारे दोनों ही बुक यानी कि स्पर्श और संचयन दोनों से आएंगे। तो चलिए शुरू तो हम कर ही चुके हैं अपनी स्पर्श बुक के, यानी कि उसका पहला जो चैप्टर था आपका दुख का अधिकार, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके अंदर हमने वर्णनात्मक प्रश्न को किया है कर लिया। आज हम इसी बुक का सेकेंड चैप्टर लेकर आए। बचेंद्री पाल द्वारा उनकी जो एवरेस्ट विजय थी उसका उन्होंने पूरा हाल हमें अपने इस सेकेंड चैप्टर में बताया, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के जरिए। तो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था पूरा, उस पर हमने कर लिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। आज हम कर रहे हैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम गंवाए। तो आज करीबन 15 प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला है, 15-16 मई 1984 को किस घटना से लेखिका को आश्चर्य हुआ। अब क्या था, अब ऐसी क्या घटना घटी थी जिससे हमारी लेखिका बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गई। 15-16 मई 1984 को लोहत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप में पर्वतारोहियों का दल ठहरा था। अब पता है ढलान थी, उसी पर कैंप लगाया गया था, तो उसमें सभी लोग ठहरे थे। रात 12:30 बजे एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। यानी कि उनके जो कैंप है उसके ऊपर ग्लेशियर का एक बड़ा सा पिंड आकर गिर गया था, है ना, जिसमें लेखिका दब भी गई थी और उस विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज का मतलब होता है जब बर्फ कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े में होती है, गिरती है, फिर उसके बाद वो सख्त हो जाती है, उसको तोड़कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस गाड़ी की तेज गति तथा भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि वहां पर आप जो हमारी लेखिका का जो कैंप था उस पर लैंड जो है वो एवलांच आ गया, जिसकी वजह से जो है काफी लोग दब भी गए थे। चोट तो लगभग सभी को आई, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो इस घटना ने लेखिका को कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, साउथ कोल पहुंचते ही लेखिका तैयारियों में क्यों जुट गई और उनकी चिंता का क्या कारण था। अब क्योंकि उसके आगे की साउथ कोल से आगे की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी और वो सीधे उन्हें उनकी मंजिल तक यानी कि एवरेस्ट की चोटी तक लेकर जा रही थी, इसलिए वो किस तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी जिससे उनकी यात्रा कहीं ना कहीं रुक जाए या अधूरी रह जाए, इसीलिए वो तैयारियों में जुट गई थी। लेखिका जैसे साउथ कोल पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। वह चिंतित थी क्योंकि उसे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो तैयारी में क्यों जुट गए थे, क्योंकि उन्हें अभी आगे की अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई को शुरू करना था। लेकिन साथ ही साथ लेखिका चिंतित भी हो गई क्योंकि उनके जो क्रू के बाकी मेंबर्स थे वो बहुत धीमे धीमे पीछे आ रहे थे, और अगर वो लोग टाइम पे नहीं आ पाते, रेस्ट नहीं कर पाते, तो शायद अगले दिन की वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। और वो लोग पीछे धीरे धीरे क्यों आ रहे थे, क्योंकि उनके पास सामान भी ज्यादा था और वो लोग बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उनके लिए चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो रही थी। प्रश्न संख्या 3 है, साउथ कोल से आगे बढ़ते हुए लेखिका को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ी और क्या क्यों। अब साउथ कोल के आगे जो है ना, धीरे धीरे मौसम ऊंचाई भी बढ़ रही थी,
मौसम एक्सट्रीम हो रहा था, हवाएं तेज हो रही थी, पल पल मौसम बदल रहा था, इसलिए आगे उनको बहुत सावधानियां बरतनी थी। क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ ना चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। अंगदोर्जी के साथ साउथ कोल से आगे बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है और ठंड भी बहुत अधिक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। लेखिका अपने आरोही उपकर से अच्छी स्थिति में थी, यानी कि उनके जो बाकी और जितने लोग थे उनसे अच्छी स्थिति में थी। वह अंगदोर्जी के साथ निश्चित गति से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें सख्त और भुरभुरी जो शीशे की चादरों जैसी लग रही थी। एक तो भुरभुरी बर्फ और दूसरा जैसे नहीं ट्रांसपेरेंट होती है तो उस तरीके से पतली सी एकदम बर्फ दिखाई दे रही थी। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि बर्फ कट जाए। उसने चलते हुए उन खतरनाक स्थलों पर अत्यंत सावधानी से कदम बढ़ाए। मैंने कहा ना, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे टेम्परेचर बदलेगा, वेदर एक्सट्रीम होगा, कंडीशंस चेंज होंगी। बर्फ जैसी उनको अभी तक नीचे मिल रही थी उससे कहीं ज्यादा सख्त कंडीशन में ऊपर बर्फ मिलेगी। तो ये सारी चीजों को लेखिका देख रही थी, उनका सामना कर रही थी और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ रही थी ताकि वो किसी भी तरह की किसी दुर्घटना का शिकार ना बने। प्रश्न संख्या 4 है, अंगदोर्जी क्या सुनकर आनंदित हुए? उन्होंने लेखिका को क्या बताया? अब क्या चीज थी जो अंगदोर्जी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे? चलिए देखते हैं। साउथ कोल कैंप में अंगदोर्जी के साथ लेखिका विपरीत परिस्थितियों में यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब जो स्थितियां हमारे लिए अनुकूल होती हैं उससे बिल्कुल विपरीत स्थितियों में वे आगे बढ़ रही थी। वे 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय लगा और शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे उनसे मुड़कर देखा, कहा, क्या वह थक गई हैं? उन्होंने पीछे आ रही थी, उन्होंने पूछा, क्या आप थक गई हो? उसने जवाब दिया, नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए कि मतलब इस चढ़ाई पर तो अच्छे अच्छे लोग थक जाते हैं। लेकिन लेखिका के जवाब को सुनकर वो आश्चर्यचकित भी हुई कि इस चढ़ाई में वो थकी भी नहीं और बहुत अच्छे से ऊपर बढ़ रही। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो समझ में आया ना कि इससे पहले जो उनका कैंप के लोग चल रहे थे उन्हें पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, लेकिन लेखिका तो बहुत जल्दी 2 घंटे में ही पहुंच रही। प्रश्न संख्या 5 है, लेखिका ने अंगदोर्जी के प्रति किस तरह धन्यवाद ज्ञापित किया? इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अब एवरेस्ट पे तो पहुंच गई, लेकिन एवरेस्ट पर पहुंचने पे लेखिका को सबसे ज्यादा मदद अंगदोर्जी ने करी। तो अंगदोर्जी को उन्होंने किस तरीके से थैंक यू बोला, धन्यवाद किया, है ना? एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची भाव विभोर लेखिका ने ईश्वर और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद उठी और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने रज्जू नेता यानी कि उनके जो गाइड थे अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। जो वहां का ट्रेडिशन है, झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया था, बहुत हेल्प करी थी अंगदोर्जी ने उन्हें आगे तक पहुंचने में। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी थी। अब अंगदोर्जी तो बगैर ऑक्सीजन के चढ़ रहे थे और दूसरी बार चढ़े थे, तो उन्होंने जो है उन्हें बधाई दी। उन्होंने गले से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाए, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अंगदोर्जी भी भाई एक ऐसे पर्वतारोही थे कि वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, तो दूसरों की स्थितियों से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थे कि अगर कोई इतनी कठिन चढ़ाई इतनी जल्दी चढ़ लेता है तो वाकई वो अप्रिसिएशन के लायक होता है। तो इसीलिए अंगदोर्जी ने भी बचेंद्री पाल को बहुत उनकी प्रशंसा करी थी। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या दिया गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद लेखिका ने सर्वप्रथम क्या किया? अब वो जब एवरेस्ट पे पहुंच गई तो अब ये तो एक कहेंगे ना भाई उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और उनके मन में ये काम करने के लिए बहुत दिन से था। तो उन्होंने सबसे पहले घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद किया था कि उन्होंने उनके अंदर इतनी हिम्मत दी कि वो यहाँ तक पहुंच सकी। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद लेखिका घुटनों के बल बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाकर
सरमाथे यानी कि हिमालय को आप एवरेस्ट को सभी लोग वहाँ नेपाली भाषा में सरमाथा कहते हैं ना, तो सरमाथे के ताज का चुंबन किया यानी कि एवरेस्ट को चूमा। फिर बिना उठे ही लेखिका ने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। लेखिका ने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। तो एक तरीके से उन्होंने भगवान का, अपने माता पिता का और एवरेस्ट की इस चोटी का सभी का धन्यवाद अदा किया कि ये दिन उन्हें देखने के लिए मिला था। प्रश्न संख्या 7 है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? अब देखिए, जहां पर क्या कहते हैं, लोत्से ग्लेशियर का हिस्सा जो है लेखिका के कैंप पे टूटकर गिरा था ना, तो उस बर्फ के अंदर लेखिका दब गई थी। तो किस तरीके से उन्होंने रास्ता साफ किया था? तो देखिए क्या है, लेखिका बताती है लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से उनके तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हुए। उनके पास एक स्विस छुरी थी जिससे उन्होंने बर्फ काट काट के बाहर निकले। बड़े बड़े हिमपंडों को मुश्किलों से हटाते हुए उन्होंने लेखिका के चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और लेखिका को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हुए। तो उनके पास जो स्विस छुरी थी ना, उसने बहुत मदद करी, उनके तंबू को काटा, फिर बर्फ को काटा, क्योंकि बर्फ जो थी वो सॉलिड थी, ग्लेशियर की बर्फ थी, वो सॉलिड बर्फ थी, तो उसको काटना भी आसान नहीं था, तो उस स्विस छुरी से वो काट पाए थे उसे। लेखिका के एवरेस्ट मिशन में डॉक्टर मीनू मेहता के योगदान का वर्णन कीजिए। अब डॉक्टर मीनू मेहता क्या थी भाई, उन्होंने आगे जो है ना बहुत सारे पुलों को बनाने का तरीका, रस्सियों को बांधने का तरीका, ये सारी चीजें सिखाई थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी थी। क्योंकि भाई देखा, सिर्फ चढ़ना नहीं होता, वहां पर बहुत सारा रास्ता खुद भी बनाना पड़ता है, अपने लिए पुल बनाने पड़ते हैं, तो ऊपर जाते हुए हमें ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ये चीज वहां पर मीनू मेहता ने लेखिका को दी थी। प्रश्न संख्या 9 है, एवरेस्ट फतेह करने के बाद कर्नल खुल्लर ने लेखिका को कैसे बधाई दी? अब जब वो एवरेस्ट जीत पर चढ़ गई, तो कर्नल खुल्लर जो इस पूरे अभियान दल के नेता थे, उन्होंने जो है किस तरीके से लेखिका को बधाई दी थी? क्योंकि भाई उन्होंने इतिहास रच लिया था, प्रथम भारतीय महिला बनी थी वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। लेखिका बताती है कि कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लेखिका को बधाई देते हुए कहा, वे तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए लेखिका के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। कि भाई देखिए, किसी भी बच्चे की सफलता के लिए नींव उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, तो इसीलिए उन्होंने माता पिता को बधाई देने के लिए कहा। कर्नल खुल्लर बोले कि देश को लेखिका की उपलब्धि पर गर्व है और अब वह ऐसे संसार में वापस जाएंगी जो उनके लिए अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्योंकि जब वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आई थी तो वो भारत की साधारण महिला थी, लेकिन अब जब वो वापस जाएंगी, अब वो भारत की प्रथम महिला बन चुकी होंगी। उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है, इसलिए अब वो संसार उनके लिए अलग होगा, क्योंकि वहां सभी उनकी तारीफ करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी उपलब्धियों पर जो है उनको बधाइयां दी जाएंगी। प्रश्न संख्या 10, लेखिका और तेंजिन तथा उनकी बेटी के बीच के संवाद का वर्णन कीजिए। एक बार उनके जो शेरपा थे तेंजिन, वो अपनी बेटी को लेकर कैंप में आए थे और लेखिका से मिलवाया था। तो उनके बीच कैसा संवाद हुआ, क्या क्या हुआ, वो आपको लिखना है। लेखिका बताती है कि जब वह अप्रैल में बेस कैंप में थी, ये तेंजिन अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। डेकी को लेखिका ने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है। उन्होंने बताया कि भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, मैं पहली बार चढ़ रही हूँ और एवरेस्ट उनका पहला अभियान। तेंजिन हंसे और उनसे कहा, एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान। फिर अपना हाथ लेखिका के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो,
तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। देखिए, अब तेंजिन ने भी कहा क्यों उनका पहला प्रयास है, क्योंकि तेंजिन इससे पहले कई बार एवरेस्ट चढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने जो पहला प्रयास बोला ना, इसका रीजन ये था क्योंकि हर बार एवरेस्ट पे चढ़ना पहली बार चढ़ने की तरह ही होता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां, स्थितियां, मौसम सब कुछ बदला हुआ होता है, हर बार नई चुनौतियां होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मेरा भी ये पहला अभियान है। दूसरा, उन्होंने देखा कि भाई जो हमारी लेखिका हैं वो वाकई पक्के तौर पर काफी मेहनती हैं, हिम्मती हैं और मजबूत हैं। इसी विश्वास से उन्होंने कहा कि तुमको पहले ही प्रयास में जो है एवरेस्ट चढ़ जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, लेखिका ने साउथ पोल पहुंचने के बाद क्या क्या किया। जब वो साउथ पोल पहुंच गई तो उन्होंने क्या क्या किया था। दूसरे दिन की चढ़ाई का वो जो है तैयारियां करने लगी थी, फिर उन्होंने चाय बनाई थी, किसके लिए, की के लिए, ठीक है, की और जो क्या कहते हैं उनके बाकी जो उनके जितने दल के लोग थे जो पीछे आ रहे थे, है ना। लेखिका बताती हैं कि जैसे ही वो साउथ पोल कैंप पहुंची, उनके अगले दिन ही उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया था कि भाई हम भर लाते हैं, क्योंकि भाई आगे की चढ़ाई मुश्किल है, तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। तो उन्होंने उस चढ़ाई से नीचे उतरने की, बहुत ही मतलब कहते हैं ना हिम्मत का काम था कि जहां तक आप चढ़ के आए वहां से आप फिर नीचे उतरो कुछ सामान लेने के लिए, वो उन्होंने किया था। प्रश्न संख्या 12 है, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को किन परिस्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने ऊपर की परिस्थितियों से अवगत कराया था कि ऊपर कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कैंप लगे हैं, हमने कैसे बर्फ साफ कर दी है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये दल चढ़े उससे पहले ऊपर कैंप लगाए जा चुके थे। रास्तों के निशानदेही के लिए रस्सियां बांधकर झंडियां लगा दी गई थी। बहुत सारे काम जो हैं वो उपनेता प्रेमचंद पहले कर चुके थे। उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को बताया कि उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात से ठीक ऊपर है, वहां तक रास्ता साफ कर दिया गया है। खुम्बू हिमपात था ना, खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित करके बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी और बर्फ का गिरना अभी जारी है। तो उन्होंने रास्ता कहाँ तक साफ कर दिया है, बना दिया है, ये बताया। साथ ही ये बताया चूंकि गर्मी के दिन है तो ग्लेशियरों का चलना और उनसे बर्फ गिरना अभी जारी है, जिससे उन्हें आगे चलते हुए सतर्क रहना पड़े। प्रश्न संख्या 13 है, लेखिका के कैंप पर गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन कीजिए। अब वो जो रात में जब लेखिका कैंप के अंदर थी तो जो बर्फ का पिंड खुम्बू वो जो लोहित से ग्लेशियर से गिरा था उसका वर्णन किया। तो ये घटना करीबन रात की 2:30 बजे की थी। इतनी तेज जैसे कोई गाड़ी गुजरती है ना, इतनी तेज गड़गड़ाहट के साथ बर्फ उनके कैंप में आकर गिरी थी। लेखिका बताती है कि रात 2:30 बजे एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लोहित से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा, क्योंकि भाई ग्लेशियर चलते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, तो टकराने की वजह से बर्फ गिरती है। तो वहीं से वो बर्फ गिरकर आ गई और उनका विशाल हिमपुंज बन गया, यानी कि पूरा, अब ऊपर से इतना बड़ा बर्फ गिरेगा आके ऐसे करके तो पूरा एक हिम का गोला बन जाएगा ना। तो इस तरीके से उनके कैंप के ऊपर गिरा तो बहुत बड़ा हिम का गोला बन गया। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था। तो एक तरीके से पूरा उनका जो कैंप था वो उस बर्फ के नीचे दब गया था, ये चीज उन्होंने बताई थी। प्रश्न संख्या 14 है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। वो एवरेस्ट को नजदीक से पहली बार देख रही थी तो उन्हें कैसा लगा था। लेखिका बताती है कि इससे पहले उन्हें एवरेस्ट को 2 बार देखी थी, लेकिन दूर से, तो इतने नजदीक से वो पहली बार देख रही थी। जब वह एवरेस्ट और उसकी सीढ़ियों को देखी तो भौचक्का होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहित से, नुत से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। कि मतलब देखिए, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, हम लोग ये मानते हैं, लेकिन अब हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जब पहली बार देखेंगे तो वाकई आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना ऊंचा भी कुछ हो सकता है।
ये सोचकर ही लेखिका आश्चर्यचकित हो गई थी। प्रश्न संख्या 15, सागर माथा क्या है? लेखिका को यह नाम कैसा लगा? एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ और उससे पहले अग्रिम दल क्यों भेजा गया था? तो यहाँ करीबन 4 चीजें पूछी गई हैं आपसे एक ही क्वेश्चन में। पहला, सागर माथा, एवरेस्ट को वहां के स्थानीय लोग सागर माथा कहते हैं। लेखिका को यह नाम बहुत अच्छा लगा था। दूसरा, एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ, ये चीज आपको बतानी है, जो कि 7 मार्च को रवाना हुआ था और उससे पहले अग्रिम दल भेजा गया था वहां पर कैंप लगाने और रास्ते की निशानदेही। सागर माथा एवरेस्ट का दूसरा नाम है। एवरेस्ट का यह नाम नेपालियों में प्रसिद्ध है। लेखिका को एवरेस्ट का यह नाम अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया था। एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई जहाज से रवाना हुआ था। उससे पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा गया था ताकि बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर दिया जाए। तो जो रास्ते बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे अभी, जहां पर बर्फ जमी थी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम वहां पर थोड़ा हल्का पड़ा था, तो उन रास्तों को साफ किया जाए ताकि जो दल आ रहा है अब एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए उसको थोड़ी सी आसानी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, हमारे सभी वर्णात्मक प्रश्न जिन्हें हमने यहाँ पर किया और आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाई। बस इसी तरीके से लिखना है। मेन है आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आंसर आप आसानी से बना लो। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना है। फटाफट चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।